यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, आर्थिक क्रियाएं, ये क्रियाएं क्या थी? हर वो क्रिया जिससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे कुछ आपको फायदा मिले, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। जैसे जियो ने क्या किया? फ्री सर्विस दिया 1 साल तक, उसको कोई रेवेन्यू प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक वैल्यू क्रिएट किया मार्केट के अंदर में। तो ये जियो के द्वारा जो किया गया काम था, ये क्या था? आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज था। व्यवस्था कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद भी और कंसेप्ट वाली वीडियोज आएंगी, फिर आपको आपके जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था की परिभाषा को हम लोग समझते हैं। तो कहा गया है कि अर्थव्यवस्था जो है वो एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है, या फिर सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? किसी चीज के प्रोडक्शन को लेकर के, उसके उपभोग को लेकर के, कंजम्पशन को लेकर के, उसके एक्सचेंज को लेकर के, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी चीज के उत्पादन से लेकर के, उसके उपयोग से लेकर के, उसके एक्सचेंज से लेकर के, और फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन का, ये सारी चीजों का अगर हम अध्ययन करें तो, परंतु आधुनिक का अध्ययन करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं क्या? अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है, या फिर सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, इन सब का अध्ययन कहा जाता है, अध्ययन किया जाता है। लेकिन अभी आधुनिक युग का जो अर्थशास्त्र है, ये काफी लंबा चौड़ा इसका डेफिनेशन हो गया है, क्योंकि अर्थशास्त्री जो है सिर्फ किसी चीज के उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण को अर्थशास्त्र नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा अन्य भी चीजें इसके अंदर में जुड़ गई है। जैसे कि मान लीजिए रेवेन्यू का कंसेप्ट है, रेवेन्यू कैसे काम करती है, राजस्व जो है वो भी अर्थशास्त्र का पार्ट हो गया है। पब्लिक वेलफेयर जो है वो भी अर्थशास्त्र का पार्ट हो गया है। इंटरनेशनल ट्रेड जो आपका होता है वो भी अर्थशास्त्र का पार्ट हो गया है। इसके अलावा विदेशी जो विनिमय होता है, फॉरेन एक्सचेंज है ना, वो भी अर्थशास्त्र का पार्ट हो गया। बैंकिंग जो है वो भी अर्थशास्त्र का पार्ट हो गया है। तो आधुनिक अर्थशास्त्री ने क्या किया है? कई नई व्याख्याएं जो है इस अर्थशास्त्र के अंदर में जोड़ दिया है। तो अब जो हमारा अर्थशास्त्र है, हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र जो है इसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण के अलावा रेवेन्यू, पब्लिक वेलफेयर, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, बैंकिंग, ये सारी चीजें जो है अब अर्थशास्त्र के अंदर में आ गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में कुछ विद्वानों का जो मत है उसको यहां पर समझ लेते हैं। कई बार विद्वान एक सेंटेंस आपको दे देगा, कहेगा ये जो है निम्नलिखित में से किसका डेफिनेशन है ना, किसने इस डेफिनेशन को दिया था? तो याद रखिएगा, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के बारे में कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ का मानना था कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ की बात करें तो 1727 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 1790 ईस्वी में इनकी देहांत हो गई। ये जो है अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि अर्थशास्त्र का पिता कौन कहलाता है या अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन होगा, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो कोई और नहीं बल्कि एडम स्मिथ कहलाते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी थी जिनका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये जो किताब थी इसकी, एडम स्मिथ की, जिसको शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है, इसी से ही शास्त्रीय अर्थशास्त्र यानी क्लासिकल इकोनॉमी का उद्भव होता है। तो जो एडम स्मिथ की किताब थी वेल्थ ऑफ नेशन, इसी से जो है क्लासिकल इकोनॉमी, जो पुरानी इकोनॉमी थी, जो शुरुआत की इकोनॉमी थी, उसका जो है उदय होता है, उसका जो है विकास होता है। क्योंकि इस किताब के अंदर में एडम स्मिथ ने बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे खुलासे किए थे। तो हमें यह सीखने को मिला कि एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमी कहलाते हैं। दूसरा चीज हमें सीखने को मिला कि एडम स्मिथ जो है, इन्होंने जो अर्थशास्त्र का डेफिनेशन दिया है, इनके हिसाब से धन का विज्ञान, जो हमारा धन का विज्ञान है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र कहेंगे। क्लियर है? एडम स्मिथ की किताब थी वेल्थ ऑफ नेशन। अगर हमको पूछे कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये किताब किसकी है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि भैया ये किताब जो है एडम स्मिथ की है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, आर्थिक क्रियाएं, ये क्रियाएं क्या थी? हर वो क्रिया जिससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे कुछ आपको फायदा मिले, उसको हम लोग क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। जैसे जियो ने क्या किया? फ्री सर्विस दिया 1 साल तक, उसको कोई रेवेन्यू प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक वैल्यू क्रिएट किया मार्केट के अंदर में। तो ये जियो के द्वारा जो किया गया काम था, ये क्या था? आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज था। दूसरा देख लेते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हर वो एक्टिविटीज जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है या एक सर्टेन वैल्यू आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज
एक्टिविटीज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब पर फ्री सर्विस प्रोवाइड करने लगूं, जितनी पेड कोर्सेस है मैं फ्री में देने लगूं, तो वहां पर हो सकता है कि मुझे कुछ रेवेन्यू आप नहीं दोगे, लेकिन मैं एक वैल्यू क्रिएट करूंगा यूट्यूब के अंदर, और उस वैल्यू से बाद में मुझे रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो मेरे द्वारा जो किया हुआ काम होगा वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कहलाएगा, एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगा। क्लियर है? जैसे माँ के द्वारा बच्चों को प्यार करना, बच्चों का लालन पालन करना, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फादर जो है अगर बच्चे को पढ़ा रहा है तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया, क्योंकि उस काम को करने से उसको कोई रेवेन्यू प्राप्त नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो इसके अंदर में आपको प्रोडक्शन आता है ना, कंजम्पशन आता है। प्रोडक्शन मतलब किसी चीज का उत्पादन करना, कंजम्पशन मतलब उस चीज को आप यूज में लाते हो, उसको खाते हो या फिर घर में लाते हो, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट है हमारा निवेश, इन्वेस्टमेंट आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर में। एक्सचेंज आता है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक निवेश जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, ये पांचों के पांचों जो हैं ये पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक क्रियाएं, जिसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया किसको कहेंगे? हर वो क्रिया जिससे क्या हो, देखिए आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है वो धन की प्राप्ति करना होता है। जैसे अगर कोई काम करते हो, जो अगर आप कोई उद्यमी है, अगर वो बिजनेसमैन है ना, वो बिजनेस कर रहा है। इसके अलावा अगर कोई व्यापारी है तो वो व्यापार कर रहा है। तो हर एक व्यक्ति, चाहे वो काम करने वाला व्यक्ति हो, मजदूर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सभी चाहता है कि हमको किसकी प्राप्ति हो? धन की प्राप्ति हो। तो इन सारे लोगों के द्वारा धन के लिए किया गया काम जो है वो क्या कहलाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाता है। हर इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, ठीक है। जैसे आप मान लो कि आप मान लो कि किसी कंपनी में काम करोगे, जॉब करोगे, तो यह आपके द्वारा किया गया काम क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया। समझ रहे हैं ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ ऐसा साउंड की वजह से पीछे का कुछ छूटा था क्या? पीछे का साउंड की वजह से कुछ छूटा था क्या? इधर तो सारा सही था, ठीक है, ठीक है, ये सारा सही था, बता दिया था आपको, बस कुछ नहीं छूटा। अर्थव्यवस्था की क्रियाओं के बारे में आपको बता दिया, यहीं से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उत्पादन, सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। यहाँ पर नंबर 1 है हमारा उत्पादन, नंबर 2 है कंजम्पशन, तीसरा इन्वेस्टमेंट, फिर एक्सचेंज है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है। इन सबको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं उत्पादन से, प्रोडक्शन से। देखिए उत्पादन एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु की उपयोगिता या फिर वस्तु के महत्व में वृद्धि की जाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास गेहूं है, लेकिन गेहूं का कम उसका जो है वैल्यू है, लेकिन वही गेहूं को अगर पीस करके आप क्या करते हो? बिस्किट बना देते हो। आपने क्या कर दिया? बिस्किट बना दिया, उसका बिस्किट बना दिया, गेहूं का बिस्किट बना दिया। तो वही जो गेहूं था उसका जो महत्व था उसमें आपने वृद्धि कर दिया, ठीक है। जैसे आपका लोहा है, उस लोहे को अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे तो कितना रुपए केजी लेगा? समझ रहे हैं ना आप? लेकिन उसी लोहे से एक अगर मशीन बना दें, ठीक है, आयरन मैन ने जो मशीन को पहना था मूवीज में, वो मशीन अगर हम बना दें उसी लोहे का इस्तेमाल करके, है ना, और चीजों को मिला करके, तो वो मशीन जो है क्या होगा? करोड़ों रुपए में हमारा बिकेगा, ठीक है। जैसे स्टील है, स्टील जो है बहुत सस्ता है, मान लेते हैं 400-500 रुपए केजी है, लेकिन वही स्टील का अगर आप एरोप्लेन बना देते हो तो क्या हुआ? उसकी मूल्य में आपने वृद्धि कर दिया, वो करोड़ों रुपए में बिकेगा। तो प्रोडक्शन एक ऐसी विधि है, एक ऐसी क्रिया है जिसके अंदर में किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाया जाता है या फिर उसके महत्व में क्या होता है? वृद्धि की जाती है। उत्पादन में क्या क्या चीजें आती है? तो लेबर आ जाता है, इसके अलावा कैपिटल आता है और टेक्निक आता है। किसी भी चीज के लिए, उत्पादन के लिए आपको कितनी चीजें चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए लैंड, जहां पर आपका क्या होगा? ऑफिस होगा या जहां पर आपका प्रोडक्शन होगा। इसके बाद चाहिए आपको लैंड के बाद लेबर, ठीक है। उसके बाद लेबर जब हो जाएगा तो आपको चाहिए टूल्स, मशीन्स वगैरह चाहिए। फिर उसके बाद आपको मनी इन हैंड चाहिए, यानी हाथों में आपके पैसे होना चाहिए, ताकि क्या हो कि अगर कहीं पर पैसे की जरूरत, कमी महसूस हो तो आप वहां पर तुरंत वो चीज ला करके दे सको, वरना आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए लैंड, लेबर, है ना, इसके अलावा चाहिए टूल और मशीन। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि लैंड, लेबर के अलावा हमको चाहिए फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो हमें चाहिए लैंड, लेबर, है ना, फिजिकल कैपिटल चाहिए हमको, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होता है जी? फिजिकल कैपिटल जो मशीनें हो गई आपकी क्या कहलाती है? फिजिकल कैपिटल कहलाती है। इसके अलावा मनी इन हैंड हो गया, मनी इन हैंड। तो किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए लैंड, लेबर, टूल्स, हमको मशीन्स चाहिए,
हमको पैसे चाहिए हाथों में, इसके अलावा हमें कारीगर चाहिए, अच्छे अच्छे लोग चाहिए जो उस काम को जानता हो, ठीक है। तो ये सब उत्पादन के अंदर में आता है। ये सब जो है व्यापक महत्व की चीजें हैं उत्पादन के लिए। यह विषय भी अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित होता है। तो जो प्रोडक्शन है यह भी अर्थशास्त्र के अध्ययन में ही आता है। तो हमें पता चला कि प्रोडक्शन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी वस्तु की उपयोगिता को, यूजेबिलिटी को बढ़ा दिया जाता है। दूसरा क्या है कि इसमें वस्तु के महत्व को बढ़ा दिया जाता है, तो उसे हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए लेबर, पैसे की जरूरत होती है, इसके अलावा टेक्निक की जरूरत होती है और ट्रेंड पर्सन की जरूरत होती है। परिभाषिक रूप से हम कह सकते हैं परिभाषा के तौर पर कि उत्पादन के अंतर्गत किसी वस्तु अथवा सेवा का आवश्यकता के अनुरूप निर्माण या उपयोग किया जाता है जिससे उसकी संरचना में परिवर्तन होता है। आगत मतलब इनपुट, आगत को निर्गत यानी आउटपुट में बदलना उत्पादन कहलाता है। यानी इनपुट को आउटपुट में बदलना, यही चीज जो है क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। एक इनपुट आपको मिला, आपको लोहा मिला, आपको एक कंसेप्ट मिला, उस लोहे का और कंसेप्ट को मिला करके आपने एक मशीन बना दिया, यही चीज जो है क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। तो इनपुट को आउटपुट में बदलना ही क्या कहलाता है, मशीन कहलाता है। जैसे इनपुट में आपका क्या हो गया, गेहूं हो गया, आउटपुट में आपका क्या निकल गया, उससे आटा निकल गया, है ना। इनपुट में आपका आटा हुआ, आउटपुट में क्या निकल गया, उससे आपने बिस्किट बना दिया। क्लियर है। तो इनपुट को आउटपुट में बदलना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। इनपुट जो होगा उसकी वैल्यू, रॉ मटेरियल जो होगी उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन आउटपुट करके जो चीजें निकलेगी आपको बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसकी वैल्यू कहीं बहुत बहुत ज्यादा होगी। क्लियर है। तो ये था आपका उत्पादन से संबंधित कुछ बेसिक कंसेप्ट, उत्पादन क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा उपभोग, कंजम्पशन। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है आपको? वीडियो भी क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ रही है? क्लास हमारी बीच में 5-10 मिनट थोड़ी सी खराब हो गई थी, ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? साउंड वगैरह ठीक है, वीडियो ठीक है, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो पढ़ते रहिए आप। चलिए जी, काफ़ी सारे लोग लाइव हैं। चलिए, जो फ्री में पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उपभोग। देखिए, उत्पादन का उपयोग जो है उपभोग कहलाता है। जब आप किसी चीज को प्रोड्यूस करते हो, जैसे आपने पार्ले जी बिस्किट बनाया, तो पार्ले जी बिस्किट बनाना आपका उत्पादन कहलाया, ठीक है। लेकिन उसी पार्ले जी बिस्किट को जब आप खाना शुरू कर देते हो तो वो क्या कहलाया, आपका उपयोग कहलाया। जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन है, ये हमारा मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को बनाना क्या कहलाएगा, ये बनाना जो है कहलाएगा उत्पादन, प्रोडक्शन कहलाएगा। लेकिन इसी मोबाइल फोन को अगर हम यूज करें तो यही चीज हमारा क्या कहलाएगा, उपयोग कहलाएगा। तो उत्पादन का उपयोग ही क्या कहलाता, उपभोग कहलाता। जब किसी चीज को आप बनाते हो और फिर उस चीज को आप यूज करने लगते हो तो यही चीज जो है उपभोग या फिर कंजम्पशन कहलाता है, ठीक है, कंजम्पशन कहलाता है। क्लियर है। जो भी चीज, जैसे साइकिल है, साइकिल बना तो वो साइकिल का प्रोडक्शन कहलाया। उस साइकिल का जब आप उपयोग करते हो तो मीन साइकिल को आप कंज्यूम कर रहे हो, साइकिल का कंजम्पशन हो रहा है। क्लियर है। तो कोई भी वस्तु जो बनती है फैक्ट्री के अंदर में, वो भी उसका मेन पर्पस होता है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन को देख के ही कि कैसे लोग कंज्यूम करेंगे इसको, उसके आधार पर उसकी रेट जो है वो डिसाइड होती है, प्राइस डिसाइड होती है। जैसे मान लीजिए एप्पल का कोई प्रोडक्ट है तो उसको कौन लोग कंज्यूम करेंगे, स्वाभाविक बात है जो कि क्या होते हैं, जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, ठीक है, वैसे लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनकी प्राइस भी हाई होती है, लेकिन उसमें क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कंजम्पशन या उपभोग किसको कहेंगे, तो जो चीज आप प्रोड्यूस करते हो उसको जब यूज करते हो तो प्रोडक्ट की हुई चीजों को यूज करना ही हमारा उपभोग या कंजम्पशन कहलाता है। यूज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज कंजम्पशन। तो प्रोडक्शन का यूज करना ही कंजम्पशन कहलाता है। उपभोग या कंजम्पशन वह आर्थिक क्रिया है, यह भी आपका कंजम्पशन जो है आर्थिक क्रिया ही होती है। वो आर्थिक क्रिया है जो उत्पादन के उद्देश्य की पूर्ति करता है। अच्छा बताइए, किसी चीज को आप बनाते हो, जैसे पार्ले जी वालों ने बिस्किट बनाया, तो उन्होंने जो बिस्किट बनाया वो क्यों बनाया, उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था कि लोग इसको खाए। तो जब आप क्या करते हो, पार्ले जी बिस्किट को खाते हो तो उसके बनाने का मकसद का पूर्ति हो गया। जैसे ये मोबाइल फोन है, कंपनी ने क्या सोचा होगा कि लोग खरीदे, लोग यूज करें। आप इसको खरीद करके यूज कर रहे हो तो मीन्स क्या हो रहा है, इस प्रोडक्शन का जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति कर रहे हो, आप उसको पूरा कर रहे हो। क्लियर है। तो उत्पादन जो है ये प्रोडक्शन के उद्देश्य की पूर्ति करता है। क्लियर है। तो इसीलिए ये जो उपभोग है,
उपभोग जो है वो उत्पादन के उद्देश्य की पूर्ति करता है। उपभोग जो है ये कैसी क्रिया है, ये एक आर्थिक क्रिया है। उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादकों को मूल्य चुकाकर आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है। तो ये कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया, जैसे आप कोई चीज खरीदोगे तो उसके लिए तो आप पैसा दोगे ना, तो खरीद करके आप यूज कर रहे हो। ये यूज जो कर रहे हैं, अगर हम 20,000 का मोबाइल लिए हुए हैं और इसको हम अगर क्या करते हैं 200 दिन तक यूज करते हैं, तो समझो पर डे हम इसको क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं इसके लिए। क्लियर है? तो ये जो कंजम्पशन है ये हमारा क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया। आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग यहां पर सीख लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? देखिए, किसी भी चीज में निवेश करना या फिर उसमें पैसे लगाना ताकि उससे एक यूजफुल प्रोडक्ट बन सके या फिर कुछ वैल्यू इंक्रीज हो सके, वो चीज इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्लियर है? तो कोई भी चीज आप बना रहे हो, उसके लिए आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो और उसकी वैल्यूएशन में कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो वो जो पैसा आपने लगाया उसको हम लोग क्या कहेंगे, निवेश कहेंगे या इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? ये एक आर्थिक क्रिया है जिससे उत्पादन का विस्तार हो सकता है। जब भी कोई चीज आप प्रोड्यूस करते हो तो उसको बड़े लेवल पर करने के लिए, उसको थोड़ा सा बढ़ा करके करने के लिए, या फिर कोई चीज प्रोड्यूस ही करोगे, उत्पादन ही करोगे, तो उसके लिए आपको चाहिए मनी। और मनी कहां से आएगा, पैसे कहां से आएगा? ये आएगा इन्वेस्टमेंट से। तो इन्वेस्टमेंट क्या करता है, उत्पादन का विस्तार कर देता है ताकि अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। देखते हैं, अक्सर सरकार कहती है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को, जब मोदी जी जाते हैं विदेश तो अमेरिका के बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिलते हैं, है ना, फ्रांस के उद्योगपतियों से मिलते हैं, सबको कहते हैं आओ हमारे देश, है ना, हमारे देश में आओ, यहां पर आकर के आप प्रोडक्शन करो, पैसे लगाओ, उद्योग लगाओ, है ना, यहां पर आके प्रोड्यूस करो। क्यों ऐसा कहते हैं, क्यों इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते हैं? ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके। तो इन्वेस्टमेंट करके उत्पादन के जो विस्तार होता है उसको बढ़ाया जाता है। जब बड़े लेवल पर उत्पादन होगा तो विदेशों में चीजें जाकर के बिकेंगी, फिर उससे काफी रेवेन्यू जनरेट होगा, कंट्री को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो इन्वेस्टमेंट जो है ये एक आर्थिक क्रिया है जिससे उत्पादन का विस्तार हो जाता है ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। अनुष्का राज, ये आपका डेमो क्लास है, ये इसलिए फ्री नहीं है कि आपका सारा क्लास फ्री होगा और आप फ्री क्लास ही देखोगे। तो फ्री क्लास में हमारे टीचर जो पढ़ाएंगे आपको, जो हमारी पूरा स्टूडियो का खर्च है, समझ रहे हैं ना, ये जो चीज़ें हैं, मैं जो दिन रात पढ़ाता हूँ करता हूँ, जो डाटा ऑपरेटर हैं 4-5 लोग काम करते हैं टीम के अंदर में, जो 15-20 लोग काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के अंदर में, जो पीछे है, जो आपको दिखाई नहीं देता है ना, उन सब की एक सैलरी जाती है महीने में, आप 4 से 5 लाख रुपए उन सैलरी टोटल से जाती है। तो वो चीज़ें फ्री में नहीं होती। अगर हम सारे फ्री वाले लोगों को ले आएंगे तो फिर कंटेंट में क्वालिटी आपको नहीं दिखेगी और फ्री में कोई आएगा नहीं हमारे साथ काम करने के लिए, समझ रहे हैं ना। क्योंकि सबको क्या है, सबको पैसे की ज़रूरत है, सबकी अपनी एक नीड है, डिमांड है, घर में एक डिमांड है। तो लोग जॉब ही क्यों करता है? एक तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है, दूसरा होता है उसके पीछे बड़ा जो मोटिव होता है वो होता है रेवेन्यू, पैसा, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, तो जब आप थोड़ा सा पे करेंगे तब हम क्या करेंगे, दूसरे जो टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, मेंबर्स हैं, सबको पेमेंट दे पाएंगे। इसलिए है ये आपको एक थोड़ा सा बिलीव दिलाने के लिए कि हाँ देखो क्लासेस हो रही हैं, जेन्युइन चीज़ें हैं। जब जेन्युइन है तो उसको दिखाने में क्या जाता है। ठीक है, अब सारे वीडियो में लॉक लगा के रखेंगे, क्या फ़ायदा है उसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्या है इन्वेस्टमेंट, क्या है। नेक्स्ट हमारा एक्सचेंज है ना, विनिमय। एक्सचेंज या विनिमय, इसको समझ लेते हैं क्या है ये हमारा। तो विनिमय का सामान्य अर्थ होता है वस्तुओं के आदान प्रदान से। ठीक है, वस्तुओं का आदान प्रदान जो है ये क्या कहलाता है, एक्सचेंज कहलाता है। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्र में विनिमय वो आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं की खरीद या बिक्री से है। ठीक है, पहले क्या होता था, एक्सचेंज मतलब क्या समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको ये एक्सचेंज करना है, ये मेरा ब्लैक पेन है, हमको चाहिए क्या, हमको रेड पेन चाहिए, आपके पास रेड पेन है तो आपको ब्लैक की जरूरत है, हमने ब्लैक आपको दे दिया, आपसे हमने रेड पेन ले लिया, तो ये हमारा एक्सचेंज कहलाया। पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था, समझ रहे हैं ना। तो बार्टर सिस्टम में क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की समस्याएं थी। जैसे मान लीजिए आपको गाय चाहिए, हमको गेहूं चाहिए, समझ रहे हैं ना, तो आप गाय लेके आओगे और उनको आपको गेहूं चाहिए, तो मुझे क्या है, मुझे गाय तो चाहिए नहीं, समझ रहे हैं ना, मेरे पास गेहूं है लेकिन मुझे चावल चाहिए, आपके पास गाय है, आपको गेहूं चाहिए। तो चावल आप गाय लेके आओगे और कहोगे कि भाई हमको गेहूं दे दो, हम कहेंगे हमको चावल चाहिए, तो आप गाय लेके जाओगे, ऐसे पर्सन को ढूंढोगे जिसके पास चावल हो, समझ रहे हैं ना। अगर वो मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप दाल ले लोगे गाय बदल करके, फिर दाल लेकर के आओगे चावल वाले के पास, चावल वाले को दाल दोगे और चावल वाला फिर आपको चावल देगा, फिर चावल लेके आप मेरे पास आओगे, फिर हम क्या करेंगे, आपको गेहूं देंगे और मुझे चावल मिल जाएगा। तो ये काफ़ी समस्याएं थी,
चीज़ों को बदलने में। क्लियर है? क्योंकि मुझे जो चाहिए वो आपके पास है नहीं, और आपके पास जो जो है वो मतलब दूसरों को नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप बदलते रहो, कब जा करके पता नहीं चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ें फिट होगी, फिर फाइनली आप मेरे पास आओगे और मैं आपको चीज़ें दे दूंगा। ठीक है? तो ये काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में। तो अभी का जो अर्थशास्त्री है वो एक्सचेंज को ऐसे नहीं बोलता है कि चीज़ों को बदलना, वो एक्सचेंज को कहता है खरीद और बिक्री से संबंधित, अब इसको समझता है, कंसेप्ट को समझता है। तो एक्सचेंज मतलब ये मत समझ लेना कि चीज़ों का एक्सचेंज करना, मीन्स इसको समझ लेना कि खरीद और बिक्री, जब किसी चीज़ का जो सेलिंग होता है या परचेजिंग होता है तो वो आपका एक्सचेंज के अंदर में आ जाता है। यह वह क्रिया है जिसमें धनराशि या मूल्य द्वारा की जाती है। यह क्रिया किसी भी चीज का, हर चीज का एक मूल्य डिसाइड है, उस मूल्य पर जाकर के आप उसको खरीदते हो, इसीलिए उत्पादन मूल्य भी कहा जाता है। तो यह क्रिया धनराशि या मूल्य द्वारा की जाती है, इसलिए इसे उत्पादन मूल्य भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि बाजार की अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर उत्पाद का मूल्य निर्धारण करना है, जैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार आदि है। विनिमय को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक आता है कमर्शियल एक्सचेंज, दूसरा आता है ट्रेड एक्सचेंज। ठीक है? तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था विनिमय के बारे में, एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वितरण या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको समझते हैं वितरण क्या है। तो किसी कंपनी है ना या संस्था के द्वारा या देश के द्वारा निर्मित वस्तु या सेवा को नागरिक एवं उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो तंत्र होता है वही विनिमय कहलाता है। जैसे आपने कोई चीज को प्रोड्यूस किया, आपका जो कंज्यूमर है, बायर है, वो कहाँ छिपा हुआ है, आपको ऐसे बायर्स को ढूंढना होगा, पहचानना होगा कि ये जो चीज आप बनाए हो, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाया, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट टीचर्स के लिए, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये वो टीचर्स है कहाँ छिपा हुआ, उन टीचरों तक हम कैसे मैसेज पहुंचा सकें, है ना। तो वहां तक सामान को पहुंचाना, तो किसी भी कंपनी, संस्था या देश के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उसको नागरिकों तक पहुंचाना या फिर उसको उसके कंज्यूमर तक पहुंचाना, है ना, जो पूरी एक तंत्र होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे हम सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजन के माध्यम से, तो आप चीज़ों को ऑर्डर करते हो, फिर वो चीज़ें कैसे आपके घर तक आ जाता है। तो जब कंपनी कोई चीज़ बनाती है तो उसके साथ ये भी सोचती है कि उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। डिस्ट्रीब्यूट मतलब फ्री में बांटना नहीं, मतलब उसको कैसे उसके कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके। अगर किसी चीज़ का, किसी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा दिन चलेगा नहीं और वो कंपनी जल्द ही बंद हो जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर तक वो चीजें पहुंचती रहनी चाहिए। और अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है और दिन प्रतिदिन अच्छी होती जाती है तो कंज्यूमर उसको फिर लाखों के तादाद में पसंद करेंगे, फिर वो प्रोडक्ट जो है बड़े स्केल पर सेल होगा। क्लियर है? तो किसी भी कंपनी, संस्था या देश के द्वारा, या आप ही कोई चीज बना लेते हो, ठीक है, जैसे गर्मी का मौसम है, आपने पेप्सी बना लिया, एक छोटी सी मशीन लाया, घर पे पेप्सी बना लिया। अब उस पेप्सी को आपके पूरे इलाके में आप कैसे बेचोगे और जो उसका बायर है वहां तक कैसे, आपके अपने कंज्यूमर तक कैसे प्रोडक्ट को पहुंचाओगे, यही चीज क्या कहलाया, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया, वितरण कहलाया। अब आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जो 5 चीजें थी उसको हमने बड़ी अच्छे से यहां पर पढ़ लिया। अब आते हैं अनार्थिक क्रिया या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए होता है, ना कि धन की प्राप्ति के लिए, तो ये क्या कहलाता है, आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाता है। जैसे समाज में बहुत सारा हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, समाज की भलाई के लिए समाज सेवा करते हैं। जैसे ठंडी का मौसम आ गया, आपने कंबल वगैरह बांट दिया। क्लियर है? तो ये क्या कहलाया, आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाया। क्लियर है? पैसे तो आपने लगाए, आपने समय दिया, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन वहां से कोई आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। ये सामाजिक क्रियाएं जो हो गई है, समाज सेवा जो है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ गया। धर्म के लिए काम करते हो, मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, वहां पर जाकर के आपने काम कर दिया, है ना, वहां पर चंदे दे दिए, ये सब क्या हुआ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाए। इससे कोई रेवेन्यू जनरेट आपको नहीं हो रही है। क्लियर है? जैसे माँ के द्वारा किसी बच्चे को प्यार करना, पिता के द्वारा किसी अपने ही बच्चे को बैठ करके पढ़ाना, उसको सिखाना। क्लियर है? ये सब। या फिर आपका जो है खेलना, दोस्तों के साथ आप खेलते हो तो वहां पर भी एक्टिविटीज कर रहे हो, लेकिन ये सब एक्टिविटीज क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इससे कोई भी रेवेन्यू आपको जनरेट नहीं होगा। उर्दू की क्लास यहां पर नहीं चलती है, तन्नू कुमारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। इस बार हम लोग उर्दू स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए जो हमारी कोर्सेस आएंगी, न्यू बैच आएंगे आपको, जो कि आपका मई जून में आएगी, आपकी मई जून में आएगी। ठीक है, मई जून तक हम लोग लॉन्च कर देंगे, बीएड डीएलएड दोनों का 2024 के लिए एक साथ लॉन्च करेंगे। उसके बाद फिर जो है
उसमें हम लोग उर्दू को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। यहां से प्रश्न आपको पूछा जाता है, वीवीआई है, इसको समझिएगा। तो देखिए, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं या गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार को देख लेते हैं, अलग अलग आधार पर देखेंगे। जैसे यहां पर हम लोग नियंत्रण के आधार पर देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था कितने तरह के होते हैं। सबसे पहली जो अर्थव्यवस्था है उसको कहते हैं उदारवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, उदारवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग लाइबरल इकोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको लाइबरल इकोनॉमी कहा जाता है। लाइबरल इकोनॉमी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको समझिएगा, लाइबरल इकोनॉमी कहते हैं इसको। चलिए जी, दूसरा देख लेते हैं, इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर समाजवादी इकोनॉमी कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है, इकोनॉमी कहते हैं। तीसरा हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको पूछेगा भारत की इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था वो कैसी है, तो आप कहोगे सर भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका मतलब ये हो गया कि भारत में उदारवादी और समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्था का मिला जुला रूप है। यानी कुछ जरूरी चीजों का मालिक सरकार है और बाकी की चीजों को जो है सरकार ने प्राइवेट कर रखा है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदारवादी व्यवस्था या फिर लाइबरल इकोनॉमी क्या होती है, इसमें सरकार का कोई भी कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है, सारी चीजें प्राइवेटाइज कर देती है, प्राइवेट इंडस्ट्री रहती है हर क्षेत्र के अंदर में, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान का क्षेत्र हो, मेडिसिन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में क्या होता है, हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह होते हैं। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था ये उदारवादी अर्थव्यवस्था है। जैसे आप देखोगे यूके की अर्थव्यवस्था उदारवादी अर्थव्यवस्था है। ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो सब उदारवादी अर्थव्यवस्था है, वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स सारा चीज प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे रूस की अर्थव्यवस्था जो है वहां पर जो मेन चीजें हैं उसका मालिक सरकार है। हर कंपनी का प्राइस क्या होगा उसको कौन डिसाइड करता है, उसके प्रोडक्ट का प्राइस ये सब सरकार डिसाइड करती है, ताकि आम जनता आम लोग भी उसको खरीद सके। तो सरकार का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, सरकार ही इस अर्थव्यवस्था के अंदर में मालिक होता है। उदारवादी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट प्लेयर्स मालिक होते हैं अर्थव्यवस्था का, ठीक है। उदारवादी अर्थव्यवस्था में बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, वही सारे लोग जो हैं उदारवादी अर्थव्यवस्था के अंदर में मालिक होता है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में जरूरत की चीजों को सरकार ने अपने जिम्मे रखा हुआ है, बाकी चीजों जैसे रेलवे आम जनता के लिए बहुत जरूरी है तो रेलवे को सरकार ने अपने जिम्मे में रखा हुआ है। पोस्ट ऑफिस बहुत जरूरी है, सरकार ने अपने जिम्मे में रखा हुआ है। इस तरह का जैसे आपका न्यूक्लियर एनर्जी वो सब सरकार ने अपने जिम्मे के अंदर में रखा हुआ है, क्लियर है। तो इसी तरह की चीजें हैं जो बहुत जरूरी चीजें हैं, देश हित में है, जनता के लिए है, उसको सरकार ने अपने जिम्मे में रखा। बाकी की चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया, सारे दरवाजे खोल दिए कि आओ जिनको कंपनी लगाना है ये चीजें प्रोड्यूस करो और इसको बेचो, क्लियर है। ये सब मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। चलिए ये बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग उदारवादी अर्थव्यवस्था, जिसको लाइबरल इकोनॉमी कहा जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी को ही समाजवादी अर्थव्यवस्था कहता है, रशिया में यही है। उदारवादी अर्थव्यवस्था या फिर लाइबरल इकोनॉमी किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज, उदारवादी अर्थव्यवस्था को ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। अमेरिका की इकोनॉमी कैसी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। लाइबरल इकोनॉमी को आप ऐसे भी समझ सकते हो, लाइबरल इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होती है, बाहर की चीजें आराम से आ जाएंगी, उस देश में आकर के बिकने लगेंगे। सरकार बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह नहीं लगाती है, रूल्स रेगुलेशन नहीं लगाती है, चीजों को बाहर से आने से रोकती नहीं है, क्लियर है। तो वो इकोनॉमी जो है लाइबरल इकोनॉमी, कोई भी आकर के इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी आकर के अपनी जो प्रोडक्ट है उसको बेच सकता है, अगर वो प्रोडक्ट जनता के हित में अच्छा है। अगर हेल्थ वगैरह को इफेक्ट पड़ता है तब तो सरकार रोकेगी ही, लेकिन अगर वो चीजें अच्छी है, जनरल पर्पस की चीजें हैं, तो वो सरकार जो है कभी भी जो है उस पर टैक्स वगैरह नहीं लगाती है। वो पूरी व्यवस्था काफी आजाद व्यवस्था होती है, इसीलिए इसको लाइबरल कहा गया। लाइबरल मींस आजाद, ठीक है। तो ये आजाद इकोनॉमी कहलाती है। तो इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है। मैंने क्या कहा कि जो कंट्री होता है ना उसका नियंत्रण इकोनॉमी में बहुत कम होता है, न्यूनतम होता है, और निजी क्षेत्र जो है अधिक प्रभावकारी होता है एवं स्वतंत्र होता है। मैंने क्या कहा, लाइबरल मतलब स्वतंत्र। जो निजी क्षेत्र के लोग होंगे, कंपनियां होंगी, वो स्वतंत्र होंगी, बाहर के देश भी वहां पर जाकर के प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था जो है एडम स्मिथ के है ना लेसेज फेयर या फिर हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो एडम स्मिथ का जो हस्तक्षेप का उद्देश्य था उसके आधार पर यहां पर काम करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बाजार की शक्तियां अधिक प्रभावकारी है ना भूमिका में होती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का देख लें, ब्रिटेन का देख लें, फ्रांस का देख लें, अधिकतम यूरोपियन कंट्रीज को देखेंगे, वहां की अर्थव्यवस्था लाइबरल इकोनॉमी है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है और इसमें वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती रहती है। तो लाइबरल इकोनॉमी में देखेंगे प्रोडक्ट का प्राइस काफी ज्यादा होता है, क्वालिटीज काफी तगड़ा मिलेगा आपको, प्राइस थोड़ा महंगा होता है और ज्यादातर जो मकसद होता है लाइबरल इकोनॉमी का वो प्रॉफिट कमाना होता है। इसीलिए अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो नाइके का आप शूज पहन लो, ठीक है, या फिर आप जो है एप्पल का फोन यूज कर लो, सभी में देखेंगे आप बहुत ज्यादा क्वालिटीज है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्वालिटी को इंप्रूव किया था। अगर वो लोग क्वालिटी पे, रिसर्च पे खर्च करेंगे तो मार्केट में अच्छी चीजें उतार करके वो प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, क्योंकि सरकार वहां पर इंटरफेयर नहीं करेगी कि एक लैपटॉप का दाम आपने 1 लाख 2 लाख रुपया क्यों रखा हुआ, एक फोन आप क्यों 80,000 70,000 के बेच रहे हो, ये सरकार नहीं कहेगी। लेकिन रसिया में फिर वो प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है, क्योंकि वहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है, वहां पर सरकार जो है स्वामित्व होता है, सरकार जो है मालिक होता है। क्लियर है? तो इस व्यवस्था के अंदर में और एक चीज होता है लाइबरल इकोनॉमी के अंदर में, यहां पर कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा होता है, जिसको लेकर के लोग क्या करते हैं, जो कंपनियां हैं वो अपनी क्वालिटी को बढ़ाता है और प्राइस को डाउन करता है। क्लियर है? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सेलिंग उन्हीं का हो सके। तो ये उदारवादी अर्थव्यवस्था में काफी देखने को मिलेगा आपको। तो इसका मेन मकसद होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। आपको पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका मकसद अधिक से अधिक लाभ कमाना है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर उदारवादी व्यवस्था या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्भव जो है एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन से किया गया है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट ही कहां से आया? द वेल्थ ऑफ नेशन से आया हुआ है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है हमारा समाजवादी या सोशलिस्ट इकोनॉमी। एक ओवरव्यू आपको अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले ही आपको दे दिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है जो राज्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित तथा निर्देशित करती है। जो पूरी इकोनॉमी जो है उसकी दिशा और दशा कैसी होगी, रूपरेखा कैसी होगी, है ना। रूप मतलब वो दिखेगी कैसे, रेखा मतलब जाएगी कैसे, ठीक है। तो दिशा और दशा कैसे होगी ये सब डिसाइड कौन करता है? वहां की गवर्नमेंट करता है ना। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की संकल्पना को लेकर के चलती है तथा इसमें बाजार की शक्तियां नियंत्रित रहती है, जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था। जैसे पहले यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था थी उसके अंदर में वही था कि जो वहां की इकोनॉमी थी उसको कंट्रोल कौन करता था? उसको सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट, ठीक है। सार्वजनिक एक होता है प्राइवेट, एक होता है सार्वजनिक, ठीक है। तो सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का स्वामित्व काफी ज्यादा होता है, गवर्नमेंट मालिक होता है, गवर्नमेंट शक्तियों को कंट्रोल करता है, मार्केट को कंट्रोल करता है, रेट को डिसाइड करता है, हर वो रेट को डिसाइड, लाइफ बॉय साबुन 5 रुपए का बिकेगा या 6 रुपए का बिकेगा, ये सब वहां की कंट्री के जो यानी सरकार है वो डिसाइड करेगी। क्लियर है? तो सोशलिस्ट इकोनॉमी इसको कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपको पूछेगा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी या समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है, जिसमें 4 ऑप्शंस दे देगा, तो आप क्या कहोगे? बताइए, आप दे पाओगे आंसर या नहीं दे पाओगे? अगले प्रश्न पर चलते हैं, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत काम की चीज है। यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा आपको, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था है, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो चलिए पढ़ते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी गुण भी होते हैं, यानी सरकार का जो कंट्रोल होता है वो भी दिखता है, और साथ ही साथ चीजों को प्राइवेटाइज भी कर दिया जाता है। तो दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था की जो अच्छी अच्छी बातें होती है वो यहां पर शामिल होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर में। इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का उपयोग होता है। तो निजी प्लेयर भी होते हैं, वो अपने हिसाब से रेट को डिसाइड करते हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं, जो रोटी से संबंधित चीजें हैं, जो मकान से संबंधित चीजें हैं, वहां पर जो जरूरी चीजें हैं, जो देश हित की चीजें हैं, समझ रहे हो, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, हमारी जो डिफेंस हो गया, इन सब के अंदर में प्राइवेट प्लेयर बहुत ज्यादा नहीं जाता है। सरकार लॉक लगा करके, ताला मार करके चाबी अपने जिम्मे में रखती है। सरकार को जहां तक लगता है कि इतना में छूट देना चाहिए, इतना दरवाजा खोलना चाहिए, तो वो उतना ही दरवाजा खोलता है उन विशेष चीजों में प्राइवेट प्लेयर को जाने के लिए, वरना सारी चीजें वो खुद ही प्रोड्यूस करता है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो सारी चीजों के दरवाजे खोल देते हैं, लेकिन कुछ जो देश हित में होता है, जो नागरिकों के हित में होता है, जो गरीब जनता है ना, वो अगर उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाती और उनसे उसका स्वास्थ्य, उनकी जो पोटेंशियल है उसकी हानि होती है ना, उसकी जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है ना, उनका स्वास्थ्य डिस्टर्ब होता है, उनकी शिक्षा डिस्टर्ब होती है, इससे देश कहीं ना कहीं कमजोर हो सकता है। तो इसके लिए क्या करती है सरकार, कुछ जरूरी चीजों को अपने अंडर में रखती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था के तत्वों और विचारों के सम्मिश्रण
ठीक है, यहां पर देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, दोनों अर्थव्यवस्था को मिला दें तो इस अर्थव्यवस्था के तत्वों और विचारों के सम्मिश्रण से विकसित इस अर्थ प्रणाली का उद्भव वास्तव में 1929 की महान मंदी, जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, इसको मैंने रात वाली क्लास में भी बताया था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इसको कहते हैं, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कहते हैं इसको, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये कब हुई थी? 1929 में हुई थी, 1929 में हुई थी। यह महान मंदी के समाधान के रूप में और प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स के विचारों से हुआ है। तो बेसिकली 1929 में जब मंदी आई तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसका अध्ययन किया, वहीं पर जॉन मेनार्ड किन्स ने भी इसका अध्ययन किया। तो जॉन मेनार्ड किन्स ने यह चीज कहा कि अर्थव्यवस्थाएं जो है वो पूरी खुली भी नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने एक नया मॉडल दिया है ना, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी गुण थे और समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी गुण थे, ताकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। तो इसके लिए एक सुझाव दिया जॉन मेनार्ड किन्स ने, इन्हीं के विचारों पर जाकर के जो है पूंजीवादी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका निर्माण होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इंडिया में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिक्स्ड इकोनॉमी है या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न पर। अमेरिका में आया था, हाँ 1929 में। चलिए नेक्स्ट है विकास के आधार पर वर्गीकरण। हमने देख लिया, हमने अभी एक चीज देखा स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिकाना हक के आधार पर हमने देखा कि अर्थव्यवस्था कितने तरह के होते हैं। नियंत्रण के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर, एक तो मालिकाना हक प्राइवेट लोगों का था तो वो उदारवादी अर्थव्यवस्था कहलाया, जिसमें सरकार को मालिकाना हक था अर्थव्यवस्था का, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाया, जिसमें सरकार को भी मालिकाना हक है तो प्राइवेट लोगों को भी हक है, मालिकाना हक मिल गया है, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाया, मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाया। तो हमने नियंत्रण के आधार पर देखा। चलिए दूसरे आधार पर देखते हैं, विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को बांटा जाता है। जैसे विकास के आधार पर देखें तो 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है अनडेवलप्ड इकोनॉमी, दूसरा होता है डेवलपिंग इकोनॉमी और तीसरा होता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं अनडेवलप्ड इकोनॉमी, दूसरा है हमारा डेवलपिंग इकोनॉमी। जैसे भारत की इकोनॉमी हो गई डेवलपिंग इकोनॉमी हो गई, चाइना की इकोनॉमी हो गई डेवलपिंग इकोनॉमी हो गई, फ्रांस की इकोनॉमी हो गई डेवलपिंग इकोनॉमी हो गई। ठीक है, ये सब डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर में आता है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है डेवलप्ड इकोनॉमीज। डेवलप्ड इकोनॉमीज में बड़े बड़े देशों की इकोनॉमीज, जैसे अमेरिका की इकोनॉमीज यहाँ पर मिलेगी, ब्रिटेन की इकोनॉमीज मिलेगी। ठीक है, इस तरह से जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, जैसे यूरोप के बहुत सारे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था जो है वो काफी ऊंचाई तक पहुंच गई है, तो उसको हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमीज कहते हैं। आइए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ पर अनडेवलप्ड इकोनॉमीज किसे कहते हैं? उन स्थानों या देशों को अविकसित कहा जाता है जहां तीनों प्रकार के साधनों, प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय में से कोई भी एक जो है नगण्य रह गया है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर में जाएंगे तो वहां पर, इसके अलावा सहारा रेगिस्तान के क्षेत्र में आप देखेंगे तो वहां की जो अर्थव्यवस्था है, ये सारी अर्थव्यवस्था जो है क्या कहलाती है? अनडेवलप्ड इकोनॉमीज कहलाती है। ठीक है, तो अनडेवलप्ड इकोनॉमीज या फिर अविकसित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो उन स्थानों या देश को अविकसित कहा जाता है जहां तीनों प्रकार के साधनों, प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय में से कोई भी एक जो है नगण्य हो जाए। यानी कि अगर जो प्राकृतिक संसाधन है, अगर वहां पर प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल जीरो है, नगण्य मीन्स क्या? जीरो। ठीक है, बिल्कुल शून्य। तो अगर प्राकृतिक अर्थव्यवस्था बिल्कुल उसके पास नहीं है, या फिर भौतिक अर्थव्यवस्था नहीं है, या अगर मान लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स वहां का अच्छा नहीं है, जो इंसान है वो पढ़ा लिखा नहीं है, ट्रेंड नहीं है ना, तो वो सारी चीजें नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज में भी वो कम रह गया, वो जीरो रह गया, ठीक है, वो शून्यतम में आ गया है, वो शून्यतम में है, तो वहां पर विकास नहीं हुआ उन चीजों का, तो वो क्या कहलाएगा? अनडेवलप्ड इकोनॉमीज कहलाएगा। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र का जो पोल वाले क्षेत्र है ना, आपने देखा है ये वाला ग्लोब है ना, इसमें जो पोल है, नॉर्थ पोल है और नीचे क्या है? साउथ पोल। तो यहां पर जो आप देख रहे हो, इस पोल के आसपास जो जितने सारे कंट्रीज हैं, यहां पर भी ध्रुवीय क्षेत्र, तो यहां की जो कंट्रीज हैं ये क्या कहलाएंगे आपको? ये कहलाएंगे अनडेवलप्ड इकोनॉमीज। क्या कहलाएंगे? अनडेवलप्ड इकोनॉमीज। चलिए समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, दूसरा हमको यहाँ पर कहा गया है सहारा रेगिस्तान का क्षेत्र। तो रेगिस्तान में भी जाएंगे, वहां पर एक तो मिट्टी उपजाऊ नहीं है, क्लियर है, उसके बाद कोई रिसोर्स वहां पर नहीं है, तो ज्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं है वहां की अर्थव्यवस्था। वहां के लोग आज भी भूखे हैं, गरीब हैं, ठीक है, काफी वहां पर अर्थव्यवस्था डाउन है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा नहीं होती है, तो इसीलिए वो सारे देश जो हैं क्या कहलाते हैं? अनडेवलप्ड इकोनॉमीज कहलाते हैं। वहां की देशों की जो इकोनॉमी है वो अनडेवलप्ड कहलाती है। ठीक है, चलिए सपना सिंह। नेक्स्ट है हमारा, रात में सोए नहीं होंगे,
ठीक है, तो नींद को आप पूरा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विकासशील अर्थव्यवस्था या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्था अविकसित बुनियादी ढांचे या फिर औद्योगिकीकरण, है ना, क्या होता है, अत्यधिक धन असमानता और कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश होता है। तो जो विकासशील अर्थव्यवस्था या फिर डेवलपिंग, किन किन देशों की अर्थव्यवस्था को हम डेवलपिंग इकोनॉमीज कहेंगे, तो ऐसी कंट्रियां, है ना, जहां की अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो रही है। वहां की जो बुनियादी ढांचे हैं, है ना, जो औद्योगिकरण है, उस औद्योगिकरण जो है वो औद्योगिकरण पूरी तरह से नहीं आया है, बुनियादी ढांचे पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, अत्यधिक धन की असमानता है, कुछ लोग बहुत अमीर हैं और बाकी जो जनता है 95% जो जनता है वो बहुत गरीब है। तो अमीरी और गरीबी का फर्क बहुत ज्यादा होता है ऐसी अर्थव्यवस्था के अंदर में। ऐसा अर्थव्यवस्था जहां की प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम देखने को मिले, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमीज कहते हैं। जैसे भारत की इकोनॉमीज जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमीज है। विकासशील देश एक कम विकसित औद्योगिक आधार वाला एक देश होता है, एक संप्रभु देश है और अन्य देशों के सापेक्ष में कम मानव विकास सूचकांक है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना, एचआरडी इनका देखोगे तो ये एचआरडी भी कम होता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स जो है विकास, मानव विकास सूचकांक, सॉरी इसको हम लोग एचडीआई कहते हैं, ह्यूमन डेवलपिंग इंडेक्स कहते हैं, तो इसको हम लोग एचडीआई लिख देते हैं। तो एचडीआई जिसका कम होता है, एचडीआई कैसे निकालते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है, उस देश की जो जनता है वो कितना पढ़ा लिखा है, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पर, उनके बॉडीज़ के अंदर जो प्रोटीन वगैरह है या फिर उनके बॉडीज़ का जो सिस्टम है वो कैसा है, क्लियर है, वो कितना वहाँ पर बॉडीज़ जो है उसका रेजिस्ट कर पाएगा, ये चीज़ें देखा जाता है। ठीक है, यानी बॉडी उसका हेल्दी है या नहीं है। तो एजुकेशन और हेल्थ मेनली ये दो चीज़ें होती है, इसके अलावा भी कुछ और पैरामीटर्स वगैरह लिया जाता है। जैसे ह्यूमन डेवलप इंडेक्स के अंदर, डेवलप्ड एचडीआई के अंदर में आपको ये भी देखा जाता है जो मोर्टिलिटी रेट है बच्चों का वो कितना है, समझ रहे हैं ना, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में एक नज़र देखा जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ें कम हो रही है उन देशों के अंदर में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, कम विकसित औद्योगिक आधार वाला जो एक संप्रभु देश होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विकासशील देश कहते हैं। दूसरी ओर मौद्रिक प्रौद्योगिकी यानी इंडस्ट्री और गैर आर्थिक सीमाओं के कारण विकसित देशों की तुलना में आय, उपभोग, बचत, पूंजी निर्माण का स्तर जो है इनका निम्न होता है। तो अगर डेवलपिंग कंट्रीज से आप इसका कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे कि इनकी इनकम जो है, यहाँ के लोगों की इनकम कम होगी, उपभोग कम होगा, कंजम्पशन कम होगा, बचत कम होगा और पूंजी का निर्माण का स्तर भी जो है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उससे कम होता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज से कम अगर रह जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज से कम रह जाए तो उसको हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं। तो चलिए आइए फाइनल पढ़ते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज किसको कहते हैं। तो उन स्थान या देशों को हम लोग विकसित या फिर डेवलप्ड इकोनॉमी कहेंगे, वहां की इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी कहेंगे जहां उत्पादन के तीनों ही साधन, चाहे वो प्राकृतिक हो, मानवीय हो या फिर भौतिक हो, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं एवं उनका अनुकूलतम या समुचित उपयोग हो रहा है। जितना भी आपके पास रिसोर्स है, ह्यूमन है, एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स आपने बिल्ड कर रखा है कंट्री के अंदर में, आपके पास जो प्राकृतिक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, प्राकृतिक रिसोर्स को लेकर के आप चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हो और मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल जो है, क्वालिटी है, उसको आपने इंप्रूव कर लिया है, तो वो कहलाता है आपका डेवलप्ड कंट्री। जैसे अमेरिका के पास जितना रिसोर्स है, वहां का मैन पावर देखो कितना कमाल का है, ठीक है, कितने ट्रेंड लोग मिलेंगे आपको वहां पर, क्लियर है। तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था होती है जहां पर ट्रेंड लोग होते हैं, वहां की जो इकोनॉमी, जो नेचुरल रिसोर्स है उसका अधिकतम वो लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब लेवल में ज़्यादा नहीं, मतलब वो जितना इस्तेमाल कर रहे हैं उससे रेवेन्यू बड़ा जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसी कंट्रीज जो है क्या कहलाएंगे, डेवलप्ड इकोनॉमीज कहलाएंगी, वहाँ की अर्थव्यवस्था डेवलप्ड अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को सबसे पहला क्षेत्र आता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा आता है टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को जो है हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कृषि, खनन, पशुपालन, है ना, पशुपालन, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर में आ जाती है। दूसरा जो क्षेत्र होता है द्वितीय क्षेत्र, इसमें बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग होता है, इंडस्ट्री का काम होता है, तो हम लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं इसको, मैन्युफैक्चरिंग
इंडस्ट्री कहते हैं इसको, या औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तीसरा है टर्सरी सेक्टर, इसमें बेसिकली सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे बैंकिंग सेवा हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, हर वो सेवा जहां पर आप जाते हो, जैसे आपने गेहूं ले गया और मिल में जाकर के पिसा लाए और वहां पर आपने 50 रुपए दे दिया, तो गेहूं को ले गए, आटा ले आए, उन्होंने क्या आपको प्रोवाइड किया, उन्होंने आपको एक सर्विस प्रोवाइड किया, तो ये आपका कहलाएगा। हर वो तरह की सर्विस जो है इसके अंदर में आती है, तो ये सर्विस सेक्टर या फिर सेवा क्षेत्र कहलाता है। आइए बारी बारी से जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं उनको हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर। तो अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों का आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है, वो आपका प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कृषि एवं संबंध गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र। तो जब भी आप कोई एक्टिविटीज करते हो और डायरेक्ट नेचर से इंटरेक्ट करके कोई कच्चा माल प्राप्त करते हो, तो वो जो एक्टिविटीज होती है, वो जो सेक्टर होता है, वो जो एक्टिविटीज होता है, उसको, वो जो सेक्टर होता है उसको प्राइमरी सेक्टर कहेंगे। और आपके द्वारा ऐसा एक्टिविटीज, ऐसा काम करना जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाती है। क्लियर है। तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहेंगे? जिस क्षेत्र के अंदर में डायरेक्ट प्रकृति से इंटरेक्ट होकर के कच्चा माल लिया जाए, उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी एक्टिव सेक्टर कहेंगे, या फिर प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल करके जो वैल्यू एडिशन है वो नहीं किया जाता है, वो आपको द्वितीय क्षेत्र में या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर मैंने इंडस्ट्री लिख दिया है, आप इसको सेक्टर लिख देना। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जैसे आपका देखिए कृषि, खेती करते हैं, ठीक है, कृषि हो गया। जैसे आपका पशुपालन हो गया, पशुपालन हो गया। जैसे आपका खनन हो गया, लोहा को डायरेक्ट निकाल रहे हो आप प्रकृति से, ठीक है, ये सब जो है क्या कहलाता है? प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। तो यहां पर देखिए कुछ उदाहरण दिया हुआ है प्राइमरी सेक्टर का। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया, ऊर्ध्वाधर खुदाई यानी डायरेक्ट आप ऊपर से नीचे खुदाई कर रहे हो, वानिकी हो गया, मछली पालन हो गया, उत्खनन है ना, क्षैतिज जो खुदाई होती है उत्खनन। ठीक है, तो खनन और उत्खनन में अंतर होता है। जब खनन करते हैं तो मतलब आप सीधा वर्टिकली जब कोई चीज को कोड़ते हो और नीचे से चीजें निकालते हो तो ये खनन कहलाती है। और जब आप ऐसे में कोड़ते हो, ठीक है, ऐसे में क्षैतिज में कोड़ते हो, उसको उत्खनन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर। आप समझ गए होंगे, प्राइमरी सेक्टर में जो भी चीजें आपने प्रोड्यूस किया, जैसे कृषि किया तो कृषि में आपने गेहूं उपजा लिया, उस गेहूं को मिल में डाल करके हमने क्या किया? आटा बना लिया। अब गेहूं अगर मान लेते हैं कि 30 रुपए केजी बिक रहा है, तो क्या आटा हमको 30 रुपए केजी बिकेगा? आटा हमारा 50 रुपए केजी बिकेगा। तो हमने क्या किया? 20 रुपीज का वैल्यू एडिशन कर लिया। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर में जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल प्राप्त होता है उसका वैल्यू एडिशन किया जाता है। जैसे मशीन आपने खनन किया, खनन करके आपने लोहा निकाल लिया, उस लोहे का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं कि हम मशीनें बना रहे हैं, हम कुदाल बना रहे हैं, हम खुरपी बना रहे हैं। क्लियर है। तो हम हर वो चीज कर रहे हैं जो हमारे यूज के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं? इस लोहे का इस्तेमाल करके हमने जो मशीन बनाया, तो हमने जो मैन्युफैक्चरिंग किया, तो इससे हमारा उस लोहे का क्या हो गया? वैल्यू एडिशन हो गया। जैसे अगर वो मान लेते हैं 500 रुपए का लोहा है, तो अब जो मशीन बनाया हो सकता है वो 50,000 की हो सकता है वो 5 लाख रुपए की हो। क्लियर है। तो इसके अंदर में द्वितीय क्षेत्र के अंदर में वैल्यू एडिशन किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग करके। रॉ मटेरियल जो हम लेते हैं प्राइमरी सेक्टर से, उसको हम द्वितीय क्षेत्र के अंदर में यहां पर लगाते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। हमारा है तृतीय क्षेत्र या फिर टर्सरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए इसके अंदर में क्या क्या चीजें आती है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे देख लेते हैं परिवहन एवं संचार। ठीक है, तो जैसे आपने कोई चीज बना लिया, जैसे आपको चलते हैं हम लेकर के यहां पर प्राइमरी सेक्टर के अंदर में, प्राथमिक क्षेत्र में आपने क्या किया? खनन किया, खनन करके कोयला निकाल लिया या फिर लोहा निकाल लिया। अब उस लोहे को आपको कहां ले जाना है? आपको फैक्ट्री में ले जाना है। तो फैक्ट्री तक कैसे ले जाओगे? ठीक है, फैक्ट्री तक कैसे ले जाओगे? ठीक है, अब तो यहां पर कोई जादू तो है नहीं कि आप जादू चलाओगे और वो चीज वहां से गायब हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर से और खुद चला जाएगा फैक्ट्री के अंदर में। आप उसको लोड करोगे, ठीक है, इकट्ठा करोगे, लोड करोगे, लोड करके फिर उसको रेलवे के माध्यम से या ट्रक के माध्यम से आप अपनी फैक्ट्री तक ले जाओगे। तो ये जो परिवहन हो गया, ठीक है, आपने जो रॉ मटेरियल उठाया उसको फिर आप ले गए कहां? फैक्ट्री के अंदर में। तो ये जो परिवहन हो गया ये सेवा हो गई। ये किसके अंदर में आती है? टर्सरी सेक्टर के अंदर में आती है। फाइनल गुड्स आपने बना लिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना है
है ना, हमको अपने उपभोक्ता तक पहुंचाना है। तो आपने जो फाइनल गुड्स बनाया उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए आप किसका मदद लोगे? आप सेवा क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर का मदद लोगे। क्लियर है? ये सब परिवहन के अंदर में आता है। जैसे हम लोग मोबाइल फोन से कम्युनिकेट करते हैं, तो हर महीने जियो को 400 रुपए का 300 रुपए का रिचार्ज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आपने भी कोर्स लिया हुआ है, 999 रुपए पेमेंट किया और यहां पर कोर्स लिए रखा है। क्यों आपने 1000 रुपीज दिया? क्योंकि हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये सब सर्विस क्षेत्र के अंदर में आता है। बीमा, इंश्योरेंस जो है ये भी आपका सर्विस सेक्टर के अंदर में आता है। व्यापार, जो व्यापार करते हो आप, ये भी क्या है? सर्विस सेक्टर के अंदर में आता है। बैंकिंग, बैंक में जाते हो, पैसे जमा करते हो या वहां से लोन लेते हो, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, इसीलिए वो लोन पे इंटरेस्ट आपको देता है, लोन पे इंटरेस्ट चुकाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट है भंडारण, किसी चीज का जो भंडारण करते हो, स्टोरेज करते हो, है ना, रॉ मटेरियल ले आए, स्टोर करके रखना है, 1 साल तक मटेरियल को स्टोर करके आप रख रहे हो, तो ये भंडारण जो है ये आपका क्या कहलाएगा? ये सेवा क्षेत्र कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा सामुदायिक सेवाएं, तो सामुदायिक सेवाएं भी जो है वो क्या आता है? सेवा क्षेत्र के अंदर में आता है। तो आई होप कि आप सेक्टर को समझ गए होंगे। प्राइमरी सेक्टर क्या है, क्या होता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर में, प्राइमरी सेक्टर के क्या क्या उदाहरण है, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, उदाहरण पूछा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। वहां भी लिखा था, यहां भी लिख रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या औद्योगिक सेक्टर भी इसको हिंदी में क्या कहेंगे? औद्योगिक क्षेत्र भी कहेंगे, औद्योगिक सेक्टर मेनली यहाँ पर औद्योग का काम होता है, मेनली यहाँ पर प्रोडक्शन का काम होता है, औद्योगिक भी कहेंगे इसको। ठीक है, इसको सेवा कहेंगे, आप तो जानते हैं इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, यहाँ साफ साफ लिख रखा है। तो यही चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो ये थी आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप कि इकोनॉमिक की कंसेप्ट वाली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और यही है हमारी ऑफर, नेशनल साइंस डे ऑफर, ह्यूज डिस्काउंट, जिसमें आपको NSD 2023 ये वाला जो है कूपन कोड आपको लगाना है और 300 का डिस्काउंट पाते हुए कोर्स को पाना है। ठीक है, इसके साथ साथ इस वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको कहां से लाइव क्लास ज्वाइन करना है, कैसे टेस्ट वगैरह देखना है, या डेमो वगैरह अगर आपको देखना है कोर्स खरीदने से पहले कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपके पास फोन पे गूगल पे नहीं है तो आप कैसे पेमेंट करवा सकते हो। तो ये थोड़ी सी 4-5 मिनट की वीडियो होगी। तो शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा ज्वाइन करने, उसके बाद मैं आपकी पूरी ट्रेनिंग दूंगा, कहां पर क्लास चलती है, अब तक जितनी क्लास हुई है वो भी दिखाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, अभी जो 300 की डिस्काउंट आई है नेशनल साइंस डे पर 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में, चलिए आइए जानते हैं 300 का डिस्काउंट पा करके कैसे आप बिहार बीएड और डीएलएड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर आएंगे, लिखेंगे ड्रीम सेवक IAS और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए ये हमारा ऐप है, पूरा ऐप आपको इस तरह से खुल करके आएगा। यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आपको आएगा, तो आप इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर मेरा पहले से इंस्टॉल है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। आप इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लेंगे और रजिस्टर करने के बाद जो है आप यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड पर क्लिक ना करके आप साइड में क्लिक करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, वरना कोर्स खरीदने के बाद भी आपको थोड़ी समस्या होगी। तो देखिए ये नेशनल साइंस डे वाला ऑफर है, यही वाला ऑफर हमको पाना है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है पेड कोर्स, इसमें जाएंगे। यहाँ पर 2 तरह की कोर्सेस हमको दिख रही है। सबसे सामने उम्मीद बैच बिहार डीएलएड के लिए और नीचे आपको बीएड के लिए सिलेक्शन बैच दिख रही है। दोनों ही कोर्सेस में ऑफर है। तो हम उम्मीद बैचेस के अंदर में जाएंगे। क्लियर है, यहाँ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर उम्मीद बैच है। सबसे पहले हम लोग उम्मीद बैच को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये देखिए व्यू डेमो पर जाकर के डेमो भी देख सकते हैं। यहाँ पर व्यू डेमो वगैरह में जाकर के हम सारा डेमो देख सकते हैं। ये आपका सिलेक्शन बैच का डेमो है, यहाँ से आप डेमो देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के अंदर में आपको वीडियो देखने को मिलेगा। ये सारी पढ़ाई हो चुकी है। ठीक है, जैसे अगर हम रीजनिंग के अंदर में जाएं तो ये 25 चैप्टर हमारी पढ़ाई हुई है। तो चलिए आइए जानते हैं कैसे आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो कोर्स को परचेज करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, पे ऑनलाइन का ऑप्शन है नीचे। पे ऑनलाइन हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अप्लाई कूपन करेंगे। ये अप्लाई कूपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक कूपन कोड डालेंगे और कूपन कोड हमारा क्या है, कैपिटल लेटर में लिखना है NSD 2023। क्या लिखना है, NSD और यहाँ पर लिखना है आपको क्या, 2023। तो 2023 हम यहाँ पर लिखेंगे। ये हम करेक्टली लिखेंगे 2023 बिना किसी स्पेस के, और यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे। जैसे अप्लाई करते हैं तो देखिए 999 वाली फ़ी जो है अब ये 699 हो गई है, क्लियरली दिख रही है। यहाँ से पे ऑनलाइन करेंगे और ये उम्मीद बैच को आप परचेज कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरा बैच जो कि सिलेक्शन बैच है। पेड कोर्स में फिर से जाएंगे। अब देखिए सिलेक्शन बैच के नीचे बाय नाउ का ऑप्शन है, इसमें भी हम अप्लाई कूपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कूपन लगा देंगे। सेम प्रोसेस है, NSD और यहाँ पर लिखना है आपको 2023, ये लगाएंगे और फिर अप्लाई कूपन कर देंगे। यहाँ पर भी देखिए डिस्काउंट मिल गया और यहाँ से हम जो है 699 में फुल कोर्स परचेज कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर आप आइए उम्मीद बैच के अंदर में, जब आप क्लास कोर्स ले लेंगे तो कहाँ पर वीडियो मिलेगी। जब कोर्स ले लेंगे तो ये देखिए रिकॉर्डेड का ऑप्शन होगा, ये सारा वीडियो अभी चलेगा आपका। ठीक है, अभी देखिए इसमें
कुछ कुछ वीडियो में हमने फ्री कर रखा है। जैसे आप ज्योग्राफी में जाएंगे तो यहाँ से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इसको लगाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से एक वीडियो चलाएंगे तो देखेंगे आपको यह वीडियो चलेगी पूरी तरह से। ये पूरा वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए क्लासेस इस तरह से चलती है, सुनिए आप। हम इसको यहाँ से पूरी तरह से क्लीन कर देते हैं एक फ्रेश पेज पर लेकर के बड़े से एरिया में। ठीक है, देखिए ये पूरा क्लासेस इस तरह से चलती है। कहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से अगर वो स्टार्ट हुआ है, यानी इक्वेटर के इस पार में है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप डेमो वगैरह चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का डेमो अवेलेबल है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको रीजनिंग के अंदर में लेके जाऊँ तो मैं आपको रीजनिंग का यहाँ पर डेमो दिखा सकता हूँ। इकोनॉमिक्स का देखना है आपको तो इकोनॉमिक्स के अंदर में मैं जाकर के डेमो दिखा सकता हूँ। हर एक सब्जेक्ट में पहला वीडियो आपको यहाँ पर फ्री देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए। लेकिन उसी लोहे से एक अगर मशीन बना दें, ठीक है, आयरन मैन ने जो मशीन को पहना था मूवीज में, वो मशीन अगर हम बना दें उसी लोहे का इस्तेमाल करके, है ना, और चीजों को मिला करके, तो वो ये है। इस तरह से आपकी क्लासेस वगैरह यहाँ पर चलती है, तो डेमो आप देख सकते हैं। ये देखिए पीडीएफ है पूरी। आप इस तरह से पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स कंसेप्ट है, पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। इस तरह से शॉर्ट में सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर बताते हैं। देखिए उसी तरह से बीएड की सिलेबस नीचे दी हुई है, व्यू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो पूरा यहाँ से सिलेबस वगैरह जो है देख सकते हैं, कितने नंबर का पूछा जाता है, क्या क्या पोर्शन है। हम अपने स्टाइल में इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर ब्यूटीफुली प्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डेली क्विज में जाएंगे तो यहाँ से क्विज लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जाकर के आप क्विज लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो बीएड वाले जो हैं ये क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे 2022 में क्या जीके पूछा था उसको यहाँ पर हमने दे रखा है। तो आप पूरी पीडीएफ यहाँ से फ्री में डाउनलोड कीजिए। पिछले 4 सालों का संपूर्ण पेपर यहाँ पर दिया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ हमने जीके ट्रेंड एनालिसिस बनाया था पिछले 4 सालों के अंदर में, हिस्ट्री से कितने, ज्योग्राफी से कितने, पॉलिटी से कितने प्रश्न पूछे हैं, वो सब हमने इसके अंदर में बता रखा है। तो आप चाहें तो यहाँ से जो है इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पिछले 4 सालों में जिन सारे टॉपिक्स को पूछा है, केमिस्ट्री के अंदर में देखिए 7 टॉपिक से प्रश्न आया पिछले 4 सालों में। बायोलॉजी में ये टोटल जो है यहाँ पर 11 टॉपिक से प्रश्न आया है। वहीं पर मिसलेनियस जीके के अंदर में अगर हम देखें तो 20 प्रश्न यहाँ पर हैं, और साथ ही साथ 30-35 प्रश्न ऐसे हैं जो मिसलेनियस जीके से 35 टॉपिक से पूछा हुआ प्रश्न है। ये 35 टॉपिक के नाम है। कंप्यूटर से देखिए ये आपके 5 टॉपिक से पूछे। तो ये पीडीएफ आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा 40 नंबर के जीके को गेन करने के लिए, अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं। तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, फ्री में ये सारी चीज़ें लीजिए, और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्काउंट के साथ कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलिए जी, बताइए क्लास कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? जिन्होंने पेड कोर्स नहीं लिया है वो सब ले सकते हैं, और टेस्ट आपकी डेली अपलोड हो रही है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।